students, welcome to you CR International School online classes. Students, how are you? I hope that everyone is fine at your home. Now let us, we are going to continue our chapter 6 of 10th class political science, political parties, राजनीतिक दल लेसन का नाम है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बहुजन समाज पार्टी। कल हमने पढ़ा था भारतीय जनता पार्टी के बारे में और कांग्रेस के बारे में। ये दोनों बहुत पुरानी पार्टी हैं। सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की पार्टी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसके बाद बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद तीसरे नंबर की जो पार्टी है, ये जो 6 पार्टी के बारे में बता रही हूँ, 6 दलों के बारे में, ये राष्ट्रीय दल है। इन्हें मान्यता प्राप्त दल भी कहा जाता है। तो 6 का वर्णन मैं आपको करूंगी क्योंकि किसी भी पार्टी के बारे में पूछा जा सकता है। इसलिए तीसरे नंबर की पार्टी की आज टर्न है बहुजन समाजवादी पार्टी। ये पार्टी काशीराम जी के नेतृत्व में गठित हुई थी 1984 में। ठीक है, आपको नेता का अगर पूछे कि किसने इसका नेतृत्व किया था तो काशीराम जी के नेतृत्व में तैयार हुई और 1984 में ये गठित हुई। इसका उद्देश्य क्या था? यह पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है, बीजेपी के बाद तीसरे नंबर की। इसमें बहुजन समाज, बहुजन का मतलब है जिसमें निचले तबके के लोग हों, बहुत संख्या में भी ज्यादा हो लोग, जैसे दलित हो गए, पिछड़ी जाति के लोग हो गए, आदिवासी हो गए, अल्पसंख्यक हो गए, इस तरह के लोग। कौन कौन से? अल्पसंख्यक, संख्या में कम, और जो दलित जाति के लोग होते हैं, पिछड़ी जाति के लोग होते हैं, आदिवासी होते हैं, ये लोग, ये इसमें शामिल हो। तो ये पार्टी बहुजन समाज पार्टी इन लोगों के उत्थान के लिए बनी थी। सत्ता में उनका प्रयास था कि इन लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाए। उनके प्रतिनिधित्व का बहुजन समाजवादी पार्टी दावा करती है कि ऐसे लोगों को भी सरकार तक पहुंचाया जाए, सरकार बनाने में उन्हें भी शामिल किया जाए, इनका प्रोत्साहन हो। इसमें स्वामी नायकर ने और पार्टी साहू महाराज ने और भीमराव अंबेडकर, महात्मा फुले पेरियार और जो भी थे, रामास्वामी नायकर आदि, ये इन सभी से प्रेरणा लेकर इस पार्टी के सिद्धांत बनाए गए थे। इनके विचारों से प्रेरित होकर इस पार्टी का विकास और उत्थान हुआ था। दलित और इसके जो सिद्धांत थे वो दलित और कमजोर जो समुदाय थे उनके वर्गों के हितों के लिए, उनके मुद्दों के लिए अधिक से अधिक सक्रिय होकर काम करना चाहते थे ताकि उन लोगों को सत्ता तक पहुंचा सके। उनकी झिझक, हेजिटेशन जो है उसको दूर करके वहां तक उन्हें लाने के लिए प्रेरित किया जा सके। इस तरह से बहुजन समाज पार्टी कंप्लीट होती है हमारी। उससे नेक्स्ट पार्टी है चौथे नंबर की भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसे हम CPIM के नाम से भी जानते हैं। एम का मतलब है माकपा। आप ध्यान रखना इस चीज का, ये आगे आएगी। माकपा, भाकपा और राकपा, तीनों में अंतर है। लास्ट की जो 3 पार्टीज है वो सारी इसी तरह से है। भारतीय कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी, यह साम्यवादी दल की पार्टी है जो समाज में साम्यवादी, समानता पर आधारित हो, ये इस तरह के विचार रखते हैं। भारत का एक साम्यवादी दल है ये, और इसकी स्थापना MI राय ने की थी। है, इसे माकपा पार्टी के नाम से भी इसको बोला जाता है। फिर कुछ नेताओं ने, सबसे पहले जो पुरानी पार्टी थी वो बनी थी 1925 में। फिर उसका खंडन हो गया, कुछ साल कुछ लोग इसके साथ जुड़े रहे, बाद में खंडित होकर ये पार्टी 2 भागों में बट गई, एक माकपा और दूसरी भाकपा। तो ये पहले वाली जो है इसे भाकपा कहते हैं। इसका गठन 1964 में हुआ और ये लेनिनवाद के और मार्क्सवाद के विचारों से प्रेरित है। जिससे कि रूस में लेनिनवाद था, वो समाज में समानता पर बल देता था, समाज के उत्थान के लिए काम करता था। पूंजी जो है वो ये कहता था कि समाज के द्वारा कमाई गई है तो समाज के लोगों में सामूहिक रूप से उसका बटाव हो। तो इसी तरह से ये मार्क्सवाद है, लेनिन है, इसके विचारों पर आधारित है। अब इसके साथ ही हमारी आती है जो इसके सिद्धांत है वो समाजवाद, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता, तीनों की ये पार्टी समर्थन करती है। तीनों का, किस किस चीज का? समाजवाद का, लोकतंत्र का
और धर्मनिरपेक्षता। समाजवाद यानी पूरे समाज में समानता हो, हर एक को समान अधिकार, समान पूंजी जो है वो सामूहिक रूप से बांटी जाए। लोकतंत्र यानी हर जगह पर जो सरकार है वो लोगों के द्वारा चुनी जाए, लोग ही अपने में से कुछ लोगों को प्रतिनिधि बनाकर सरकार तक पहुंचाए। और धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि एक धर्म को विशेष दर्जा ना दिया जाए, सभी धर्मों का सम्मान हो। धर्मनिरपेक्षता की समर्थक है कि समाज में किसी एक धर्म का महत्व नहीं हो। दूसरा जो इसका विचारधारा है वो सामाजिक आर्थिक चुनाव के लिए लोकतांत्रिक चुनाव को ही सहायक मानती है। जब भी सामाजिक या आर्थिक रूप से देश में कोई भी चुनाव हो तो वो लोकतांत्रिक रूप से हो, क्योंकि इस तरह की स्थिति को सुधारने में मदद करते हैं। उसके बाद देश में जो भी पूंजी है, क्योंकि देश के लोगों के द्वारा ही तो कमाई गई है, तभी तो वो राष्ट्रीय आय बनेगी। सबसे पहले तो वो व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय बनती है, उसके बाद वो राष्ट्रीय आय में काउंट होती है। तो देश में जो भी पूंजी है और सामान है, उसका जो मुक्त व्यापार होता है, मुक्त आवागमन होता है, उसके लिए नई नई जो आर्थिक नीतियां बनाई जाती है उसके विरुद्ध है, उसकी आलोचक है। ये कहती है कि ऐसा, ये पार्टी इसका कहना है कि देश में जो पूंजी है, जो सामान है, उस पर कर लगाया जाए ताकि सरकार को भी फायदा हो। अगली पार्टी है 5वें नंबर पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा। ये पार्टी मैंने बताई थी आपको माकपा, जिसमें एम.एन. राय की स्थापना की थी, CPIM, जिसको हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माकपा के नाम से जानते हैं। और ये उसी से निकलकर खंडित होने के बाद पहले ये पार्टी थी, बाद में वो बनी थी, ये 1925 में बनी है, वो 1964 में बनी थी। तो इसकी जो स्थापना है वो 26 दिसंबर 1925 में कानपुर में हुई थी। इसकी जो विचारधारा है वो अलगाववाद पर आधारित है। अलगाववाद का मतलब है अलग थलग रहना। ऐसे बहुत सारे समुदाय हमारे देश में जिनकी तरफ ना तो सरकार का ध्यान जाता है, ना कार्यकर्ताओं का जाता है, ना नेताओं का जाता है, उन तक पूरी सुविधाएं नहीं पहुंचती और वो अपने आप को उपेक्षित, अलग थलग महसूस करते हैं। देखो, जब 26 जनवरी या 15 अगस्त की परेड होती है तो हमें जाके बहुत अच्छी लगती है, ये आदिवासी कबीले की, पहाड़ी लोगों के, लेकिन उनकी जो जीवन धारा है वो बड़ी जटिल है। उनको सारी वो सुविधाएं भी नहीं मिल पाती जिसके वो हकदार है। ऐसे लोगों को यहाँ तक लाने में ये पार्टी मदद करती है। और अलगाववाद जो दूर दूर रहते हैं उन लोगों को जोड़ने की कोशिश करती है। सांप्रदायिक ताकतों के विरुद्ध है ये, कि जो धर्म के नाम पर फंडे फैलाते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, जो बलशाली धर्म के लोग हैं वो अपने धर्म को बढ़ावा देते हैं, इस तरह के माहौल के विरुद्ध है ये पार्टी। ये अधिकतर मजदूर वर्ग का, जो निचले तबके के हैं, किसानों का और गरीबों के हितों को बढ़ाने में जोर देती है कि किसान लोग हैं उनको अधिक से अधिक सुविधाएं दी जाए, कर माफ किए जाए, खेती के लिए उनको नए नए तरीके, नई नई तकनीक बताई जाए, ऋण सुविधाएं मुहैया कराए, बैंक है या आपके ये जो सहकारी समितियां हैं या बीमा पॉलिसीज हैं, जो भी है, जिसका भी लाभ किसान ज्यादा से ज्यादा उठा सके। और फसलों को, क्योंकि भारत की जो जनता है वो 60 से 65% के बीच में अधिकतर खेती पर आधारित है। तो जब देश का इतना बड़ा हिस्सा ऐसे व्यवसाय को अपना के बैठा है तो उसकी भी सोचना का हम सरकार का काम है। तो ये पार्टी जो है ये सरकार का ध्यान उस तरफ ले जाती है। मजदूर वर्ग है, समाज में मेहनत करते हैं, कमाते हैं, लेकिन उनकी आय से पूरा घर भी नहीं चल पाता है, उनको वो सुविधाओं से वंचित रखा जाता है, एक उपेक्षित सा व्यवहार होता है उनके साथ। इसी तरह से जो गरीब लोग हैं उनके हितों को वहां तक पहुंचाने के लिए, सरकार तक पहुंचाने के लिए, इनको सुविधाएं दिलाने के लिए पार्टी प्रयासरत है। उसके बाद आती है 6ठे नंबर की राष्ट्रवादी पार्टी, जिसे हम राकपा भी कहते हैं। ये कांग्रेस पार्टी से ही निकली दूसरी पार्टी है। जैसे ये पार्टी थी ना भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये भारतीय इसे मार्क्सवाद कम्युनिस्ट पार्टी से निकली थी। इसी तरह से राष्ट्रवादी कांग्रेस की पार्टी है, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से निकलकर बनी है। कुछ नेता जैसे अलग हो गए तो उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली, क्योंकि जिसको चलाना आ जाता है वो फिर अपनी व्यवस्था अलग से भी कर लेते हैं। कांग्रेस पार्टी के विभाजन के बाद ये 1999 में बनी। जब कांग्रेस पार्टी दो भागों में बट गई थी तो उसके बाद 1999 में इस पार्टी का गठन हुआ, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नाम दिया गया इसका। इसके सिद्धांत थे लोकतंत्र,
गांधीवादी और धर्म निरपेक्षता, समता और जो सामाजिक न्याय है उस पर और संघवाद में विश्वास करना। देखिए अब मैं एक एक शब्द का मीनिंग बताती हूँ। लोकतंत्र का मतलब है लोगों द्वारा चुनी गई सरकार। गांधीवादी, गांधी किन लोगों के पक्ष में थे? हरिजनों के पक्ष में। जो दलित समुदाय था उसके पक्ष में, जो हाशिए पर लोग थे उनके पक्ष में, तो उसकी विचारधारा से प्रेरित थी। धर्म निरपेक्षता, किसी एक धर्म को विशेष स्थान न देकर सभी धर्मों का आदर करने पर बल देती थी। समता, समाज में रहने वाले सभी लोगों को सहिष्णुता और समानता के आधार पर आंका जाए, सभी को समान समझा जाए। सामाजिक न्याय, अगर समाज में न्याय होता है, सामाजिक न्याय पर बल, समाज में न्याय की जो प्रक्रिया है वो सभी के साथ एक जैसी हो, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो, चाहे वो कितना ही बड़ा व्यक्ति हो कितना छोटा हो। और संघवाद, संघवाद मतलब 2 से ज्यादा स्तर की जहां पर सरकार है ऐसी व्यवस्था में ये बल देती थी, क्योंकि उस समय एक सरकार थी जब सबसे पहले 2 पार्टियां थी, लेकिन इनका कहना था कि अगर इतना देश की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है तो उसके लिए संघीय व्यवस्था भी बढ़ा देनी चाहिए, सरकारें भी बढ़ा देनी चाहिए ताकि कंट्रोल से काम हो सके। तो ये संघवाद पर विश्वास रखती है। दूसरा, इनका कहना कि जो भी भारत के नागरिक है, भारत के वासी हैं, उनको ही जो प्रमुख पद है उन पर रखा जाए। बाहर से आने वाले लोगों को बाद में वो स्थान मिले। चाहे हमारे देश में कोई भी इस तरह का भेदभाव नहीं होता है, लेकिन इस पार्टी की ये विचारधारा, देखो विचार तो सबके अपने अपने होते हैं, कोई भी कैसे भी रख सकता है। मानना, ना मानना और लागू करना ये संसद और सरकार का काम होता है। तो इस पार्टी की विचारधारा ये थी कि प्रमुख पदों पर भारतीय नागरिक आसीन हो, और इस पार्टी का हमारे इस तरफ जोर ना होकर साउथ में ज्यादा है। महाराष्ट्र हो गया, साउथ में और पूर्व में महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, असम, वहां ये अधिक शक्तिशाली है। वहां पर जिस तरह से हमारे बीजेपी कांग्रेस का ज्यादा प्रभुत्व है, इस तरह से ये पार्टी वहां पर ज्यादा महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र में ये पार्टी कांग्रेस के साथ भागीदार रही है और 2004 से संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन से इन्होंने सरकार बनाई है और आपस में एक दूसरे के साथ ये कांग्रेस के साथ मिलकर सहयोग करते हैं। इस तरह से आज मैंने आपको 6 पार्टियां बताई। कौन कौन सी? सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसका नाम है। दूसरी भारतीय जनता पार्टी, तीसरी भारतीय कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी, और चौथी है आपकी ये चौथी पार्टी की सॉरी, और 5वीं पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, और 6ठी पार्टी आपकी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। इस तरह से ये जो 6 पार्टियां हैं ये आपकी इसमें लोकसभा में 6% से ज्यादा मतों को हासिल करके आई है, या विधानसभा में इन्होंने 4 से अधिक सीटों पर जीत हासिल की होगी, तब इन्हें ये मान्यता मिली है। क्योंकि चुनाव आयोग एक निश्चित प्रक्रिया को अपनाता है, उसे चुनाव की प्रक्रिया के अनुसार कि किन को प्रांतीय दंड बनाना है, कंडीशंस रख दी है, और किन को ये राष्ट्रीय दलों की उपाधि देनी है। तो जिनको राष्ट्रीय दल जब अपनी उस मंच सरकार द्वारा निर्धारित जो चुनाव आयोग द्वारा है उसको पूरा करके आते हैं, इसलिए ये एक शक्तिशाली दल के रूप में उभर कर आते हैं और पूरे देश में इनका एक शाखा फैली होती है। पूरे राष्ट्र के हित योजनाओं को देखते हुए ये काम करते हैं। एक इनकी अपनी अपनी विचारधारा होती है और उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आज वर्तमान में मोदी जी ने जो भी नेता हैं उनके सहयोग से अपने साथ मिलाकर उन्होंने जो भी योजनाएं रखी थी उनमें से कुछ एक को उन्होंने पूरा करने की कोशिश भी की है। तो आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। आज इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट डे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।